गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। आधा घंटा थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है इस मार्केट में, लेकिन कोई नहीं। हमारे साथ हैं राजेश पालवे जी और शिल्पा राउत जी। उसके साथ साथ निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के लिए। मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह जुड़ेंगे। उनसे होगी एक बातचीत और टेक्निकल सेटअप पर चर्चा करने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बातचीत होगी। उनसे जानेंगे कि क्या करना है इस मार्केट में। चलिए हमारे पैनल के पास जाएं। इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में इस समय। निफ्टी करीब करीब 125 पॉइंट नीचे। अभी भी निफ्टी कल के हाई और कल के लो की रेंज को प्रोटेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, कर्टसी आईसीआईसीआई बैंक। 200 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। अभी भी डे हाई के करीब है बैंक निफ्टी, लार्जली ड्यू टू आईसीआईसीआई बैंक। मिड कैप में हालांकि थोड़ी सेलिंग शुरू हुई है। एडवांस डिक्लाइन अब ऑलमोस्ट डिक्लाइंस के फेवर में आ चुका है। सबसे बड़ा जो आज का सेक्टोरल लूज़र है वो है फार्मा इंडेक्स में आज अच्छी खासी सेलिंग। सिप्ला, टोरेंट फार्मा, एबट, औरोबिंदो फार्मा जो आज सुबह का स्पॉटलाइट भी था, ग्लेनमार्क, एल्केम लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको सेलिंग दिखाई देगी। वोडाफोन आइडिया एफ&ओ का टॉप लूज़र करीब 3% नीचे। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति के नंबर से पहले ऑटोज़ में क्लियर कट बिकवाली। बचा क्या रहा है मार्केट को? सिर्फ और सिर्फ बैंक्स। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है, सिटी यूनियन बैंक ऊपर है और फेडरल बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे 6.5% ऊपर इस समय। हर्षिता जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक मार्केट का एक्शन। तो इस समय के क्या ट्रेड्स बन रहे हैं वो लेना शुरू करते हैं। विकास और नीलेश से पूछते हैं कि उन्होंने क्या होपफुली कुछ नया स्पॉट किया होगा। विकास, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, और सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। देखो, ओवरऑल मार्केट यहाँ पे अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ देखने मिल रहा है। ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो आज मेरे दोनों साइड रहेंगे। एक तो पॉजिटिव साइड में देखूंगा कमिंस इंडिया को। कमिंस इंडिया मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से 200 डीएमए को रिस्पेक्टफुली उसने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कमिंस इंडिया यहाँ पे बाय करना है। 3330 का एक स्टॉप लॉस नीचे में देखने मिल सकता है। और मुझे लगता है वापस एक पुल बैक रैली जो यहाँ पे देखने मिलेगी 3530 के आसपास की। तो 3530 के आसपास के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में 3330 का एक इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रखना है। ये मेरा बाय साइड का रहेगा। सेल साइड में मुझे फार्मा में सिप्ला वीक लग रहा है। 200 डीएमए यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। हालांकि कल उसने मैनेज कर लिया था 200 डीएमए, लेकिन आज उसने ओपन होते ही उसने 200 डीएमए को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1500 के स्टॉप लॉस से सिप्ला को सेल करना है, फ्यूचर सिप्ला को सेल करना है। नीचे में जो रेंज देखने मिल रही है वो 1390 के आसपास के, 1390 के आसपास के टारगेट यहाँ पे सिप्ला में देखने मिल सकते हैं। और डायरेक्शन में इंडेक्स जो है यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रेशर और बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो सिप्ला मेरा सेल कॉल रहेगा। ओके। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। बाय रहेगा एयू बैंक में। एयू बैंक 621 फ्यूचर्स में है। अभी भी होल्ड कर रहा है। मुझे 610 का इसका एक स्टॉप लॉस, आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ये 635 से 640 आपको ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। सेल रहेगा मेरा जुबलेंट फूड में। जुबलेंट फूड ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है बिलो 580। जब तक ये 580 के नीचे है, इसमें आपको थोड़ा अग्रेसिव सेल ऑफ मिलेगा टुवर्ड्स 560। तो 585 के स्टॉप लॉस से आप जुबलेंट फूड में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 560 से लेके 550। 560 से 550 तक जुबलेंट फूड सेल साइड का ट्रेड। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय साइड का ट्रेड 640 टारगेट। नीलेश, आपके पिक्स क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग सभी को। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले रडार पे आया है बैंकिंग स्टॉक, वो है आईसीआईसीआई बैंक। इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ वीकनेस इन द मार्केट, लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है और डेरिवेटिव डेटा भी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1320 और 1340 ये इमीडिएट बेसिस पर हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 1290 का। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव है, पुल बैक कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। 2700 से लेके 2750 तक के टारगेट होंगे।
एंड 2645 का स्टॉप लॉस रखना होगा ग्रासिम में। तो ये बाय साइड का ट्रेड ग्रासिम की तरफ से आता हुआ। पालविया जी आपकी बारी बताइए, अब क्या ट्रेड, तो तेजी या एक तेजी एक मंदी, कैसे भाप रहे हैं अब मार्केट को? हर्षिता जी, दोनों ही तेजी के स्टॉक है, एक कैश सेगमेंट से एक डेरिवेटिव से। तो कैश सेगमेंट का जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो हिंदुस्तान जिंक। स्टॉक में 6 से 7 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में हुआ है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक का डिस्प्ले कर रहा है डेली वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हिंदुस्तान जिंक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 555 560 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 530 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड में पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भी कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, हमें लगता है यहाँ पे भी पोटेंशियल है। बैंक निफ्टी वैसे भी अगर हम देखें तो ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रही है, और एचडीएफसी बैंक यहाँ से 1770 1780 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एचडीएफसी बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 1715 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा इस टफ मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह जुड़े हैं, जो भारतीय इक्विटी मार्केट में 3 दशक का अनुभव रखते हैं। नीलेश अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास एचडीएफसी ग्रुप और कोटक ग्रुप के पास भी काम करने का तजुर्बा रहा है, और समझते हैं कि क्या कर रहे हैं वो मार्केट में। और एक चीज़ नीलेश जी के बारे में, 2003 से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अभी भी वैसे ही दिखते हैं फिटनेस के मामले में। मेरे ख्याल से शायद इनसे सीखना होगा कुछ। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस आपको। थोड़ा मार्केट का फेस्टिव मूड बिगड़ गया इस बार, क्या हुआ एकदम से मार्केट में जो इस तरीके का मूव आ गया? और ग्लोबल क्यूज़ को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हम। क्या पूरा का पूरा अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, या ये चाइना फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से गिर रहा है? हैप्पी धनतेरस अनुज को, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। और ये जो फेस्टिव सीज़न है ये एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीज़न रहती है। और आप जो बोल रहे हो वो सही बात है कि थोड़ा बहुत मूड पे असर तो ज़रूर आया है, और इसके कई कारण हैं। पहली बात तो सबसे है कि जो हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर नहीं हो पा रही है। चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, कंज्यूमर क्षेत्र हो, या कोई भी और क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये एक इम्पैक्ट आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये भी है कि जो FIIs है उन्हें अभी रिलेटिवली चाइना शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ख़ास करके उन्होंने जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए। तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली है, 80,000 करोड़ तकरीबन का ये महीने में की बिकवाली है, जो शायद एक हिस्टोरिक या रिकॉर्ड नंबर है। तो मुख्य ये दो कारण है। लेकिन जो बाकी कई सारी कंपनीज है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे भी आए हैं, जहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आ रही है अगले संवत के लिए। तो ऐसा मानना है कि ठीक है, ये करेक्शन है, ज़रूर एक इम्पैक्ट आता है मूड को, सेंटिमेंट को, लेकिन मेरे हिसाब से ये करेक्शन कंस्ट्रक्टिव भी है, हेल्दी भी है। ओके, इस करेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, इसको लीड किया कंजम्पशन नाम होने, चाहे डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो। बजाज के नंबर्स, हेवल्स के नंबर्स, सारे एक के बाद एक, कोई भी एक अच्छा नंबर दिखाई नहीं है यहाँ पर। ये क्या बता रहा है, इकोनॉमी में क्या पेन बता रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद ये टेक्निकल करेक्शन से ज़्यादा बढ़कर हो। फिर अनुज, ऐसा लग नहीं रहा है कि इकोनॉमी में पेन है, और उसकी वजह यही है कि हर एक क्षेत्र में जो बड़ी कंपनी है, जो लीडर है, वो एक नए प्लेयर से चैलेंज हो रही है। तो समझो अगर अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज देखिए तो वहाँ पे अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का परफॉर्मेंस देखिए, और जो और लिकर कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस देखिए, दोनों में वॉल्यूम ग्रोथ में बहुत बड़ा अंतर है। चाहे वो बिस्किट की कंपनी हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी हो, जहाँ पे ब्यूटी, पर्सनल केयर के जो कैटेगरीज है वहाँ पे उनमें शायद डी ग्रोथ हो रहा है या 2-3% ग्रोथ हो रहा है, बट बाकी जो है ब्यूटी, पर्सनल केयर सेगमेंट में वहाँ पे ग्रोथ 10%, 15%, 20% का भी ग्रोथ आ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इकोनॉमी में कोई पेन हो। हाँ, ज़रूर एक थोड़ा स्लो डाउन कह सकते कि अगर हम इकोनॉमी 7-8% पे ग्रो कर रही है, उसकी जगह 6-7% का ग्रोथ है, उसको हम पेन नहीं कह सकते। शायद ग्रोथ रेट में थोड़ा सा एक हल्का सा गिरावट कह सकते हैं। बट आज भी जो है हर एक क्षेत्र में जो छोटी कंपनीज़ है, जो मिड साइज कंपनीज़ है, वो एक जो बोलते हैं कि एक डेविड का रोल प्ले कर रहे हैं, जो गोलियत को चैलेंज कर रहे हैं।
तो ये हर एक क्षेत्र में ये देखने को, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस का क्षेत्र हो, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक रिटेल निवेशक के लिए फिर चैलेंजिंग ये भी हो जाता है फिर अपने आप को पोजीशन कैसे करें, क्योंकि नॉट नेसेसरीली कि सारे डेविड्स लिस्टेड हों, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ हाल ही में आए हैं, कुछ अनलिस्टेड मार्केट में बड़ा कमाल कर रहे हैं। तो इस समय अगर मुझे पोजीशन बनानी है और अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यहाँ पर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रिटर्न्स हमने पहले कमा लिए, अब पैसा कैसे सेफ रखा जाए। अब हैवी वेट्स में पैसे रखने में सेफ्टी है, मिड कैप्स में रखने में सेफ्टी है, या फिर इस समय थोड़ा सा कैश में बैठने वाला टाइम आ गया है? तो देखिए, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी की तो कोई आज तक कोई सलूशन निकला नहीं है। हमेशा वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का ही है। लेकिन अभी भी ये जो ट्रेंड आया है, जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन में भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें ज़्यादा गिरावट आई है इंडेक्स लेवल पे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इंडिविजुअल कंपनीज कोई 20% भी गिरे हैं, जबकि बड़ी कंपनीज 5% गिरी है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे अभी भी ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है कि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी से ज़्यादा गिरे हो अभी तक। अगले 1 महीने 2 महीने में क्या होगा वो कह पाना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर को इंडिविजुअली हर एक कंपनी का अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 5 साल 10 साल का व्यू ले, लेकिन अगर 2-3 साल का व्यू लेके और उसमें हर एक कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है और वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के सामने क्या वो मैनेजमेंट डिलीवर कर पाएगी, क्या वो चैलेंजेस को कब प्रॉपर्ली डील करके क्या एक और मजबूत कंपनी बन पाएगी, यही देखना है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लेवल पे तो यही इसी तरह असेस करते रहना पड़ेगा और ये भी मानना पड़ेगा कि कंपटीशन, डिसरप्शन, रिस्क, चैलेंजेस ये सब रहेंगे आगे की जर्नी में। तो नीलेश, आपने पिछले 2-3 हफ्तों में क्या किया है? आपने क्या कुछ नया पैसा डाला है या फिर कहीं पे कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पर पैसा निकाला है? हम थोड़ी जो केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, जो कैपिटल गुड्स जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ या जहाँ हमें कोई लगा कि इंडिविजुअल कंपनीज़ का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे हमने श्योरली कई केसेस में एग्जिट किया है, कई जगह पोजीशन स्ट्रिम की है, प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। और वही पैसा अब हम जो बाकी जो जहाँ पे हमें और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं पैसा। ओके। अच्छा नीलेश, इस मार्केट में एक और जो टॉकिंग पॉइंट रहा है वो है बैंकों में जो एक तरफ इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ फेडरल बैंक या HDFC बैंक या ICICI बैंक का परफॉर्मेंस। एक ही इकॉनमी में इस तरीके की इतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस परफॉर्मेंस में बैंकों के नंबर्स में, ये क्या कह रही है? अनु, ये शायद एक हर एक इंडिविजुअल बैंक की जो रिस्क टेकिंग जो उन्होंने किया है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। HDFC बैंक या फेडरल बैंक और हमारी तो ये पोर्टफोलियो पोजीशंस है, इन सब बैंक्स ने पिछले 1-2 साल में इतना अग्रेसिव ग्रोथ नहीं किया है, इन्होंने मॉडेस्ट ग्रोथ किया है। तो उनको अभी पेन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब। और जो बाकी जो बैंक्स हैं जिन्होंने अग्रेसिवली लेंडिंग किया है, या खास करके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जहां उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव लेंडिंग किया है, जो 20-25-30% का ग्रोथ आसानी से दिखा रहे थे, उनको अभी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बैंकिंग या लेंडिंग का बिजनेस ही ऐसा है कि अगर ज़्यादा अग्रेसिवली लेंड करने की कोशिश करोगे तो बाद में दिक्कतें आने वाली है। और यही जो है कि ये ऐसे ही दौर से गुजर रहा है हमारा पूरा बैंकिंग क्षेत्र। बिल्कुल। एक और बड़ा सेक्टर, अब सारे नंबर्स आ गए, इसको आपने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, IT। यहाँ पर इन्फोसिस में शायद मार्केट ने बहुत ज़्यादा बिल्ड इन कर लिया था, तो शायद नंबर के बाद चला नहीं, लेकिन ओवरऑल आपको नंबर्स कैसे लगे और यहाँ पर अब कोई टॉप पिक्स होंगी आपकी? जो बड़ी IT कंपनीज है अनुज, वहाँ पे ग्रोथ सिंगल डिजिट का ही आने वाला है। बहुत अगर एक कोई हो सकता है 1-8 क्वार्टर जहाँ पे 10% का भी ग्रोथ दिखने को मिले, वरना 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का अगर हम अगर समय देखते हैं तो इनमें इनकी ग्रोथ 3 to 5% से ज़्यादा नहीं आने वाली है। अगर पिछला दशक भी देखें तो भी इनकी ग्रोथ रेट 10% हुआ है, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन गिन के अगर करेंसी डेप्रिसिएशन निकाल दो तो डॉलर टर्म्स में तो ग्रोथ 5-7% का ही है। तो ये जो सारी कंपनीज है, मैं इनको ये कहता हूँ कि ये सारी अभी P मल्टीपल आर्बिट्राज सेगमेंट हो गया है कि इन्फोसिस
अगर 20 पी के आसपास ट्रेलिंग अर्निंग्स पे मिले वहाँ पे लो, और अगर 30 पी पे चला जाता है वहाँ पे आप एग्जिट करो। ये जो पी मल्टीपल का आर्बिट्राज है यही इनमें बचा है, और ये आर्बिट्राज चलता रहेगा क्योंकि ये कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज है, इनके आरओईज जो है 25% के आसपास है, तो ग्रोथ के लिए इनको नहीं खरीदना है, वैल्यूएशन आर्बिट्राज है। जो आईटी क्षेत्र है उनमें टियर 2 टियर 3 कंपनीज में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहीं पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियोज में है कुछ ऐसी कंपनीज जैसे कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो सारी कंपनीज है ये बहुत फोकस्ड कंपनीज हैं। कुछ सेगमेंट्स में इनकी एक जो कहते हैं काफ़ी अच्छी लीडरशिप है, ये वैल्यू ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को, और जो यूएस यूरोप की कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, इनकी जो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है, इन क्लाउड एआई टाइप के, क्लाउड एआई, डेटा एनालिटिक्स, ये जो है वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। अगर एकदम बहुत सारी छोटी कंपनीज देखें आज की तारीख में उनकी साइज़ $100 मिलियन है, लेकिन इनकी एस्पिरेशन अगर देखें 2029 2030 की एस्पिरेशन है $500 मिलियन, 5x। तो ऐसा है कि जो आईटी क्षेत्र है वहाँ पे जो टॉप 4-5 कंपनीज को अगर एलिमिनेट करें तो बाकी नीचे में जो और 10 20 30 कंपनीज हैं वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब नीलेश, अब टेलीकॉम पर क्या राय रहेगी, क्योंकि जब वो टैरिफ हाइक आया था तब काफ़ी एक्साइटमेंट था, और ऑफ कोर्स सभी बिजनेस हेड्स ने कहा था कि वो 300 की तरफ बढ़ना चाहिए। अब 238 पर भारती का आ गया है, लेकिन आज हम स्टॉक का हाल देख रहे हैं, प्रेशर है। इस बीच ये भी हुआ है कि बीएसएनएल में सब्सक्राइबर एडिशन अच्छा खासा हो गया है, तो अगर इन कंपनियों को लगा कि टैरिफ बढ़ाकर भी हमारे साथ ग्राहक रहेगा, वो नहीं हो रहा है, क्या वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है आगे, या फिर एक बहुत हल्का सा एबरेशन? नहीं, कंसर्न तो रहेगा, क्योंकि जो टेलीकॉम मार्केट है जो यूज़र बेस के हिसाब से तो अभी काफ़ी मैच्योर हो चुका है। हमारे देश में 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन, उसमें 1 बिलियन के आसपास तो तकरीबन सब्सक्राइबर बेस है। ये नई डेवलपमेंट नहीं है, ये काफ़ी समय से ये चल रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ तो नहीं हो पा रहा है। तो जो अभी अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी तो आपकी आरपू बढ़ाने में ही अपॉर्चुनिटी है, और उसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ग्राहक हैं वो 300-400 रुपया आसानी से देने वाले नहीं है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो शायद नहीं भी देगी हर महीने, तो वो एक थोड़ी एक चैलेंज आ सकती है। और जो भारती एयरटेल की आपने जिसने बात की, वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रनअप हो चुका है, और अगर इनको 5G या 6G में इम्पैक्ट करना है तो बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा। तो ऐसा मानना है कि अभी टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे हो सकता है कि फॉर नाउ काफ़ी कुछ प्राइस्ड इन हो चुका है और यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से फेस्टिव सीज़न की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट का टेक्निकल सेटअप है कैसा और बाज़ार का ट्रेंड कैसा दिख रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को, आपके दर्शकों को। और सुशील जी, पिछले ट्यूसडे व्यूअर्स ने मिस किया आपको, आप विपाशना पर गए और आपका टारगेट आ गया निफ्टी पर ऑलमोस्ट 23,500 वाला। तो ये बताइए, उस समय जो आपने एक व्यू लिया था मार्केट में करेक्शन का, तो ऐसा क्या आपने च्यवनप्राश खाया था जो व्यू निकाला था, और अब यहाँ पर क्या, क्योंकि वो कंसेंसस एंटी कंसेंसस व्यू था एक उस समय, और अब क्या वो करेक्शन पूरी हुई मार्केट में? देखो, जो आप बार बार ये च्यवनप्राश की बात पूछते हो ना अनुज, सच बताता हूँ, धरती पे एक सबसे पावरफुल च्यवनप्राश है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है, वो भगवान का नाम। अपनी ईगो को मिटा दो, भगवान को याद रख रख के, तो आपका काम बोलेगा। चार्ट को बोलने का मौका नहीं देते हम, ईगो के कारण डर और भय ले आते हैं, लोभ लालच ले आते हैं। सबको चार्ट दिखती है तो उस पर एक्शन लेने के लिए लोगों की ईगो बीच में आ जाती है, और ईगो को मिटाने के लिए सबसे बढ़िया काम है राम जी का, कृष्ण जी का, जिसका नाम पसंद हो दिन भर जपो। अब आ जाते हैं मुद्दे की चार्ट्स क्या बोल रही है। तो खाली हम उन लेवल्स के करीब आगे नहीं है अनुज, मेरे को इंडिविजुअल इतने सारे लार्ज कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स दिख रहे हैं कि देखो, अतिशयोक्ति में बात करना हमारा स्वभाव नहीं है, खुली बात करना हमारा स्वभाव है। मैं रीएम्फसाइज कर दूं, पर इस तरह से चार्ट्स का स्प्रेड बना हुआ है कि मुझे लग रहा है इस दिवाली पर जैसे ना पूरा बाजार साष्टांग दंडवत कर रहा है महालक्ष्मी जी को, और माता लक्ष्मी दो नहीं, चारों हाथ से आशीर्वाद बांटेगी, सौभाग्य बांटेगी। ये दिवाली के बाद जो मेरे को लगता है बाजार फट जाएगा बिल्कुल बम की तरह ऊपर। इंडेक्स के लेवल्स अलग है, अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग काम करेंगे,
और इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत बड़ा पैसा तेजी करके बनेगा, मंदी करने में तो चवन्नी अठन्नी हाथ लगेगी। कर तो एक काम करते हैं आज सुशील जी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं निफ्टी और एफ स्टॉक्स पर। कैश वाले स्टॉक्स हम आपसे दिवाली वाले दिन जब आपके साथ खास चर्चा करेंगे तब करेंगे। हाँ। तो सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं? अगर निफ्टी को फटना है तो लीड कौन करेगा उसको? एफएमसीजी पूरा डीप करेक्शन दे चुका है, हिंदुस्तान लीवर को छोड़ के, जहां पे बार बार बाजार लपेटेगा हिंदुस्तान लीवर में। 3,000 पे अपनी बात हुई थी कि 1,000 रुपया गिरेगा, 500 गिर गया। किसी ने नोटिस भी नहीं किया, 500 रुपया लीवर गिर गया। बहुत कमजोर है वो चार्ट, उसको आप छोड़ दो। आईटीसी मेरे को लगता है 150 रुपया बढ़ जाएगा यहां से, एकदम न्यू हाई में 600 के आसपास चला जाएगा, 580 600। टाटा कंज्यूमर फट जाएगा, एकदम आसमान में चला जाएगा। इवन टाइटन वापस अपने न्यू हाई पे आ सकता है। तो एक तो कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक्स बेफाम भागे यहां से। जो नहीं भागने वाले और लपेट वाले स्टॉक्स है वो बहुत कम है, मैं वो बता दूं। लार्ज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में धुलाई हो जाएगी, बहुत थप्पड़ पड़ेंगे उसमें, उनसे बच के रहो। पर पीएसयू बैंक्स में जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, अचानक से कल देखो वो कौन सा बैंक 9% ऊपर भाग गया था, कौन सा बैंक ऑफ इंडिया था, कौन सा था वो, तो अचानक से एक्सप्लोड कर जाएंगे। इंडियन बैंक। हाँ, इंडियन बैंक तो एक्सप्लोड कर जाएंगे अचानक से पीएसयू बैंक्स। इंश्योरेंस के स्टॉक्स एक्सप्लोड कर जाएंगे न्यू हाई में। ब्रोकरेज के स्टॉक्स भाग रहे हैं न्यू हाई की तरफ। एंजल ब्रोकिंग हमने 2,000 के भाव में निकाला 4,000, क्योंकि एक बार में टुकड़े टुकड़े में बात करूं, अब लगता है 4,000 पे भी नहीं रुकेगा, 6,000 भी हो सकता है। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, सारा मार्केट नहीं चलेगा। अब बड़े स्टॉक्स में अगर आपने कहा तो सारे अडानी के स्टॉक्स में तो लगता है एकदम चॉकलेट बम तैयार है, फट जाएंगे। रिलायंस बिल्कुल न्यू हाई में भागने के लिए रेडी है, तो अडानी, अंबानी के भी सारे स्टॉक्स भागेंगे। कुमार मंगलम बिरला के सारे स्टॉक्स, ग्रासिम भाग जाएगा न्यू हाई में, उसको छोड़ो। वोडाफोन आइडिया, ये जजमेंट मत लो कि इस तरह की दुर्गति हुई हुई कंपनी कैसे चलेगी। 2 रुपया से वो कंपनी 18 तक भी गई थी, स्टोरी बन जाती है। कौन सी स्टोरी आ जाएगी, एलोन मस्क आ जाएगा, कुछ भी स्टोरी आ जाएगी। मेरे को लगता है ऐसे 1 रुपया नहीं घटे वोडाफोन आइडिया, और 3 गुना भाव हो गया वापस यहाँ से। मतलब बाजार के अंदर में इस तरह की सुरसुराहट है भीतर की, एक करेक्शन को होना था, चरण स्पर्श करने थे हमको इस दिवाली में माता लक्ष्मी के, वो चरण स्पर्श हो गया कि प्रदोषों को पकड़ के रखेंगे। अब डिफेंस के सारे स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक्स फट जाएंगे आसमान में। आपको मैं कहता हूं पीएसयू बैंक्स हो गए, उसके अलावा भी और गैस के जो स्टॉक्स है, महानगर गैस हो गया ना 30-32% का करेक्शन। जब बड़े करेक्शन की हमने बात की तो जूते खाए थे ट्विटर पे। 30% करेक्शन हो गया, अब लो दबा के दोनों हाथ से। इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गैस के स्टॉक्स। खाली ये रिफाइनरी के स्टॉक्स में मुझे एक दुख दिखता आगे, ओएनजीसी यहां से 60-65% बढ़ जाए मेरे को लगता है। ये चार्ट ध्यान से देखिएगा क्रूड की, किसी न किसी टाइम मेरे को लगता है दिसंबर तक अगर क्रूड का भाव $100 आ गया तो सबसे बड़ा बेट उसमें ओएनजीसी है पॉजिटिव साइड में। तो ओएनजीसी फट जाएगा, आईटीसी फट जाएगा, अडानी अंबानी फट गए, कुमार मंगलम बिरला के सारे स्टॉक्स फट गए। टाटा के अंदर आप आ जाओ, टाटा कंज्यूमर के अलावा टाटा मोटर मेरे को लगता है 1,250 रुपए का भाव वापस हो जाएगा। टाइटन भाग जाएगा, इवन टाटा स्टील जैसा थका हारा स्टॉक 18-20% बढ़ सकता है। तो देखिए इंडिविजुअल लपेट में लेंगे आईटी के स्टॉक्स और लार्ज कैप बैंक्स, उसके सिवा जो जीना है लार्ज कैप में ले लो, पैसा लेके ही बनेगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं भी हो गया कि अगर क्रूड 100 पर आ गया तो वो लॉजिकली तो इन दैट केस आईटी आउट परफॉर्म करे और बाकी स्टॉक्स गिरे, लेकिन आप कह रहे हैं क्रूड 100 पर आ जाए और मार्केट भी फट जाए। मेरा एक अनुरोध है, आज थोड़ा त्योहार का माहौल है, कुछ मन की बात खुल के कहने दो। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी मना नहीं किया आपको मन की बात कहने से। देखो, जंग में, मोहब्बत में और मार्केट में लॉजिक का क्या काम है? लॉजिक नाम की चिड़िया का जंग में, मोहब्बत में और स्टॉक मार्केट में काम क्या है, ये बताओ मेरे को। नहीं, जंग तो मैंने कभी की नहीं, तो मुझे पता नहीं। और से बड़ी कोई जंग है क्या? बाकी दोनों तो खैर आप सही बोल रहे हैं। मोहब्बत में लॉजिक तो क्या कुछ भी नहीं चलता, लेकिन वैसे मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो। ये लॉजिक लगा लगा के तो तकलीफ है ना। जिसने जिंदगी में आई लव यू बोलना सीख लिया वो सुखी रह गया, और जिसने बहस कर ली उसका काम हो गया। वही तो है स्टॉक मार्केट भी। नहीं, कई बार आई लव यू बोल के भी काम नहीं चलता ना सुशील जी। खैर एनीवे, वो थोड़ी सी अलग डिस्कशन हो गई। मार्केट पे आते हैं अब इस समय, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रूड भी भाग सकता है और मार्केट भी भाग सकता है। बिल्कुल, देखिए क्रूड अगर हो सकता है कि कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनती चली जाए कि एक बार क्रूड में बड़ा स्क्वीज आ जाएगा। देखिए क्रूड की मेरी थ्योरी सिंपल है, सैलरीज, रेंटल्स, एनर्जी प्राइसेस विल गो अप टू द पॉइंट दैट इकोनॉमिस्ट कैन टॉलरेट देम। क्रूड जब $0 के नीचे गया था ना, उस दिन पूरा संसार बंद हो गया था, ताला लग गया था पूरे संसार को। तो मन की भ्रांति है कि क्रूड बढ़ेगा तो इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी।
मकान मालिक उतना ही किराया वसूलता है जितना भाड़ेती दे पाएगा, गला नहीं घोटता है वो। तो द रेंट कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जितना बिजनेस सस्टेन कर पाएगा उतना ऑयल कार्टेल प्राइस को बढ़ा लेता है। तो क्रूड की बड़ा बदला, बड़ी तेजी, ब्याज की दरें बढ़ना खराब नहीं है, अच्छी हेल्थ का साइन है कि खर्चा बढ़ा बढ़ा के आप कर पा रहे हो। क्रूड में अगर स्पाइक आ गया तो रिफाइनरीज को चोट लगेगी, ओएनजीसी फट जाएगा। उसमें तो हमारी ओएनजीसी की चार्ट पे हम तो खैर ये बेस कर रहे हैं और रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चाल ओएनजीसी में कैसे आ सकती है। चाल ये क्यों करके आ सकती है कि 86 के ऊपर क्रूड निकल गया तो सीधे 100 पे रुकेगा। और मेरे को लगता है ईरान की और इजराइल की सिचुएशन में अभी तो क्या है कि सैबर रैटलिंग हो रही है, शैडो बॉक्सिंग हो रही है, असली बॉक्सिंग बचेगी यूएस इलेक्शंस के बाद। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए ऑयल का बेट बेस्ट है ओएनजीसी। बिल्कुल। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए एक बार सुशील, यहाँ पर कुछ व्यू बन रहा है कि आज इसने फ्रेश ऑलमोस्ट अब ऑल टाइम हाई के कदमों, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है ऑलमोस्ट। देखिए ये जो हाई वाई का जो गेम है ना अनुज, ये नजरों का धोखा है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दिन में दोनों में 26% है। कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, खुल के बात करनी है, त्योहार का समय, कोई जबान दबा के बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ये हालत हो जाएगी चार्ट्स की, लोग बोलेंगे दुख काहे खत्म नहीं होता है रे। ये सिर्फ एक फेक रैली है, ये न्यू हाई वाई से कुछ नहीं हुआ। ना बुल कमा पा रहा है, ना बेयर कमा पा रहा है। पहले डाउन ट्रेंड में 1000 का भी आंकड़ा तोड़ दे और कितना नीचे चला जाए मुझे पता नहीं है। 30-35% तक की नीचे जगह है। वो अच्छे रिजल्ट्स आ गए, बढ़ गया और 20 रुपया बढ़ जाएगा। ढांचा जो है ना, यहाँ बुलिश होकर के आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हम एकदम दूर रहेंगे लार्ज बैंक से। पैसा लिमिटेड है, दिमाग लिमिटेड है, कितने स्टॉक संभाल पाएंगे। हमको एफएमसीजी में दबा के तेजी करनी है, हमको ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में अडानी अंबानी में कुमार मंगलम बिरला के स्टॉक्स में तेजी करनी है, टाटा के स्टॉक्स में तेजी करनी है। हो गया बस। इससे ज्यादा पैसे और दिमाग कहाँ पे है। नहीं फंसना हमको इन बैंकों में। लार्ज कैप आईटी, सुशील, लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू होगा? लार्ज कैप आईटी लपेट रहा है सबको, और जब भी बाजार में करेक्शंस आएंगे मेरे को लगता है लार्ज कैप आईटीज और बैंक्स धोखा देंगे बार बार। ये टूटते रहेंगे तब तो एक रीजनेबल इंडेक्स की राइज में आपके अडानी अंबानी कुमार मंगलम बिरला और टाटा सारे एक साथ बढ़ जाएंगे। उन सबको एक साथ बढ़ाने के लिए किसी को तो घटना पड़ेगा, वो घटने का काम बैंक्स और आईटी के स्टॉक्स करेंगे। अभी तो चार्ट्स वैसी हैं, चेंज होगी तो हम आपको वीक टू वीक अपडेट कर देंगे। हम आईटी के 100 शेयर नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर वो कोई लेकर के 5% में मिल जाएगा, मेरे को 50% कमाने का मौका अगर आईटीसी देगा तो 60% कमाने का मौका ओएनजीसी देगा, तो मेरे को बताओ मैं आईटी के स्टॉक्स लूं क्यों? बट अगेन देखो सुशील जी, बात क्या है ना सारी की सारी, अगर आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक यहाँ से वो व्यू ला देंगे कि दुख काहे खत्म नहीं होता, आईटी लार्ज कैप अगर नहीं चलेगा, तो ये आईटी के पैकेज का पूरा पैक और ये दोनों बैंक में लाके निफ्टी का आधा 50% हिस्सा हो गया ना। तो भाई उसके अंदर में 25% रिलायंस बढ़ जाएगा, अडानी के स्टॉक्स 30-35% बढ़ जाएंगे, उनकी जो वेटेज है। इतने बड़े बड़े हाथियों को भगाने के लिए क्या कह रहे हैं आप? रिलायंस 50% भाग जाएगा? 50 नहीं कह रहा हूं, बोलो 3300-3400 का भाव अगर आ गया रिलायंस में, हाँ, तो एक बार तो 20% हो गया ना ये। ओके, न्यू हाई ठीक है। में रिलायंस में 3300-3400 का भाव आ जाए, 450 के ऊपर जियो फाइनेंस चला जाए, हाँ, तो भाई बड़े बड़े हाथियों को जब आपको भगाना है, बाजार उस तरफ रेडी है, तो फिर घोड़ों को, गधों को थोड़ी चोट ज्यादा लगेगी। अब निफ्टी पर अगला टारगेट क्या होगा फिर? वो चलो लो साइड का तो टारगेट आ गया, अप साइड पर अब क्या टारगेट होगा निफ्टी का? देखो इंडेक्स पे टारगेट्स थोड़ा बनाना डेंजरस रहता है जब इतने सारे स्प्रेड रहते हैं स्टॉक्स में। अच्छा, इंडेक्स के टारगेट के पहले एक चीज बताऊं, ये बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनके लॉन्ग टर्म टॉप बन गए, अगली रैली में इनको बेचना ही है। तो इंडेक्स हो सकता है 26,000 के ऊपर जाके नया हाई भी बना दे, हो सकता है 25,200 तक ही रह जाए और फिर भी इंडिविजुअल स्टॉक्स इतने बड़े चाल हो जाए। इंडेक्स की चाल कॉम्प्लिकेटेड है अनुज। वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद द इंडेक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड लव अफेयर इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ है, इंडेक्स को बाद में देखेंगे। एक बार तो रिवर्सल कंफर्म हो, बैंक निफ्टी का रिवर्सल कंफर्म हो गया और जैसे ही निफ्टी ये 24,480 के ऊपर बंद दे देगी, हम निफ्टी के अंदर में भी 1000 पॉइंट की तो तेजी का कम से कम ट्रिगर दबा देंगे। हो सकता है दिवाली के मुहूर्त वाले दिन ये सौदा बन जाए। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। दिवाली वाले दिन आपसे फिर बात करेंगे। बिल्कुल जी, दिवाली की, धनतेरस की सबको शुभकामनाएं फिर से। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आशीष लेकर आएंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन।